तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिमिनल मिसचीफ, रिश्ती के अपराध पर बात कर रहे हैं। और रिश्ती के अपराध में डेफिनेशन क्लास खत्म कर लिया था हम लोगों ने, और दृष्टांत इन पर बात हो गई थी। अब जो बात होनी है रिश्ती के लिए दंड जो उन्होंने दिया, और रिश्ती के लिए दंड अब संशोधन के माध्यम से बढ़े हैं। संशोधन के बाद आप देखेंगे रिश्ती के लिए दंड बढ़े, ऐसा नहीं कह रहा, मतलब ये तो शब्दों में हमने कह दिया, उन स्थितियों में बढ़ोतरी हुई है जिनमें पहले रिश्ती करने पर दंड के प्रावधान थे, उन स्थितियों में बढ़ोतरी ये हुई है। अब देखेंगे तो 324 सबसेक्शन 2 ये तो था पहले, ये स्थिति थी, लेकिन 324 सबसेक्शन 3, 4, 5, 6 ये जो स्थितियां आई हैं, ये नवीन स्थितियां हैं जो संशोधन से जोड़ी गई, इसलिए इनको इस रूप में जरूर ध्यान में ले लेना चाहिए कि ये पूर्व में नहीं थी, ये नवीन स्थितियां हैं, कोई विशेष बात नहीं है। दांडिक प्रोविजन से और पहले से लगातार आपको बीएनएस में बताया जाता रहा है कि स्थितियों के मुताबिक, स्थितियों की गंभीरता के मुताबिक दंड में बदलाव आता है, आना भी चाहिए। तो 324 सबसेक्शन 2 में नॉर्मल दंड की बात की है कि जो कोई रिश्ती करेगा उसे 6 मास तक की सजा, ठीक है, ये हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ संपत्ति की है, और संपत्ति कुछ भी कीमत रखे, लेकिन वो मानव जीवन इससे कीमती नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, यहां व्यक्ति स्वयं को समृद्ध करने के आशय से काम नहीं कर रहा। जैसे पीछे हम लोग देखेंगे, चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, आपराधिक न्यासभंग या दुर्विनियोग हो, कुछ भी हो, वहां मानवता से कुछ नीचे आ रहा है, वो नैतिक रूप से कुछ ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है, और दंड विधि न्यूनतम नैतिकता की रक्षा करना चाहती है। ये फर्क है। संपत्ति से संबंधित जो आपने अन्य अपराध देखे, वहां दंड बढ़ा हुआ इसीलिए है क्योंकि वहां व्यक्ति स्वयं को समृद्ध करने का प्रयत्न यह कर रहा है, और वो भी दूसरों के द्वारा किए गए श्रम के आधार पर। वो संपत्ति अर्जित कर रहा है दूसरे की। और जहां तक रिश्ती का सवाल है, ये ठीक है, नो डाउट, ये व्यक्ति दूसरे को संपत्ति से या संपत्ति के लाभ से वंचित कर रहा है, क्योंकि उसके मूल्य पर या उसके उपयोग पर ये तो क्षतिकारक असर डाल रहा है, यह संपत्ति को स्वयं नष्ट किए दे रहा है। लेकिन ये व्यक्ति ईर्ष्यालु ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये अपराधी दिखाई दे ऐसा कम है। इस व्यक्ति के स्वभाव पर और इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अगर नजर डालें तो ये आदमी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का एक व्यक्ति ये दर्शित हो रहा है। तो ये ठीक है कि आपकी ईर्ष्या को इतना आगे जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वो दूसरों के श्रम से अर्जित की गई संपत्ति उसे नष्ट कर देने तक या उस पर क्षतिकारक असर डालने तक बढ़ जाए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की तुलना में देखें जो दूसरों की संपत्ति से स्वयं को समृद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति की तुलना में यह व्यक्ति कुछ कम दुष्टता की प्रवृत्तियों को धारित करता दिखाई दे रहा है। और उसी अनुपात में आप देखेंगे कि दंड में कमी है।
ये दिखाई देने लगी है। और इसी से कानून की युक्ति संगतता यह प्रकट होती है। इसी से पता लगता है कि कानून कितनी रीजनेबिलिटी इसके साथ बनाया जाता है और उसको कितनी बारीकी से समझना और देखना चाहिए। उसने कहा कि जो कोई रिश्ती करेगा वह दोनों में से किसी मास के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की, मात्र 6 मास, बस कुछ भी नहीं। यद्यपि हो सकता है कि संपत्ति उसने पूरी तरह नष्ट कर दी हो, यानी संपत्ति से वंचित हुआ है वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति थी, और संपत्ति से वंचित वहां भी हुआ जहां चोरी हुई, जहां लूट हुई, जहां डकैती हुई। लेकिन क्रिमिनल लॉ इसके लिए नहीं बना कि आपको संपत्ति की क्षति से बचाया जाए। क्रिमिनल लॉ इसलिए बना है कि आपको मानव के लिए आवश्यक न्यूनतम नैतिकता के स्तर से गिरने से बचाया जाए, इसके लिए बना है। तो यह हमेशा अपराध करने वाले इस व्यक्ति पर ध्यान रखेगा, इसकी दोषिता, इसकी कल्पेबिलिटी, इसको ध्यान में रखेगा। यह होने वाले नुकसान को ध्यान में नहीं रखता है। अगर होने वाले नुकसान को ध्यान में रखा जाता है तो उपेक्षा द्वारा कारित मानव मृत्यु के लिए 2 साल की सजा नहीं होती है। परिणाम तो वही है, मानव मृत्यु, लेकिन वहां सिर्फ 2 साल है। और वह एक जगह मृत्युदंड, यह भी हो सकता है। तो कार्य का कर्ता, उसकी कल्पेबिलिटी है, उसकी दोषिता, यह किस स्तर की है, ध्यान इस पर होगा। रिश्ते के अपराध में भी हो सकता संपत्ति नष्ट कर दे, हो सकता मूल्य पर इस कदर क्षतिकारक प्रभाव पड़े कि वो उसका कोई मूल्य ना बचे, तो संपत्ति रही नहीं। यह भी हो सकता है उपयोगिता ही खत्म, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो अगर उसके दृष्टिकोण से देखें जिसकी संपत्ति है, तो वो तो उतना ही नुकसान में है जितना डकैती, लूट आदि अपराधों के होने पर होता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना को देखना दांडिक विधि का उद्देश्य है, तो जबरदस्त अंतर है, जबरदस्त अंतर है। और वही अंतर आपको दंड में दिखाई देता है। 6 मास बस, ठीक है, और पहले तो 3 ही महीने था, ठीक है। तो ये और भी मेरी बात को पुष्ट करता है कि दांडिक विधि आपकी आपराधिकता, आपकी दूषित मानसिकता है, इसके आधार पर काम करती है। और जैसे जैसे आपका दुस्साहस या आपकी दोषिता बढ़ेगी, वैसे वैसे दंड में बढ़ोतरी होगी। हम लोग बिजनेस प्रॉफिट्स इस पर बात करेंगे सीपीसी में। अब तो 10 दिन बंद करनी पड़ेगी सीपीसी, क्योंकि आप लोगों के सेमेस्टर के एग्जाम है, तो 10 दिन बंद करेंगे, 24 से शुरू करेंगे अब दोबारा। लेकिन अब उसमें जब बिजनेस प्रॉफिट्स पर हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे बिजनेस प्रॉफिट्स पर कि वहां जब बिजनेस प्रॉफिट्स की गणना करेंगे संपत्ति के अंतःकालीन लाभों की, तो गणना करने का जो तर्क होगा, या गणना करने का जो मेथड होगा, या गणना करने का जो सिद्धांत होगा, वो ये नहीं है कि संपत्ति से जो डिफेंडेंट है उसे क्या मिला, ये नहीं होगा। इनफैक्ट वादी किस लाभ से वंचित हुआ, ये गणना का आधार होगा। सिंपल सा उदाहरण देते हैं। आपने एक दुकान किसी को किराए पर दी है, तो अगर वो दुकान खाली नहीं करता है
ठीक है, तो आपको जो में प्रॉफिट संपत्ति का अंतकालीन लाभ दिलाया जाएगा वो नहीं होगा जो दुकान में व्यापार करने के कारण से प्रतिवादी को प्राप्त हुआ। वो तो अरबों रुपए हो सकता है। आपको संपत्ति का अंतकालीन लाभ सिर्फ वो दिलाया जाएगा जो दुकान का किराया हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको वही लाभ हो सकता था, उसे क्या मिला ये नहीं है गणना का आधार। तो कानून बड़े युक्ति संगत ढंगों से चलता है। मूर्खों को कहने दीजिए, कानून का मजाक बेवकूफों को बनाने दीजिए। इससे ज्यादा युक्ति संगत बात कहीं होती नहीं। आपको कानून के पीछे की युक्ति समझ में नहीं आ रही, ये आपकी समस्या है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे अगले ही सेक्शन में, जैसे ही आपकी दूषित मानसिकता, आपका दुस्साहस, दूषित मानसिकता के साथ साथ अगले सेक्शन में आपका दुस्साहस दिखाई दे रहा है। दूषित मानसिकता तो हाई है, ठीक है, लेकिन अब आप दुस्साहसी प्लस दूषित मानसिकता के व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। कहता है जो कोई रिष्टि करेगा, सबसेक्शन 3 में, जो कोई रिष्टि करेगा और तद्द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। यहां आपका दुस्साहस भी बढ़ा और आपके कार्य से जो हानि या क्षति होनी है वो लोग को ही होगी, ये तय हो गया। ऊपर वाले सेक्शन में ये हो भी सकता है कि लोग को क्षति हो, और ये हो भी सकता है कि न भी हो, क्योंकि रिष्टि करेगा। बस सिर्फ इतना ही। नीचे आप स्थानीय प्राधिकरण, ये सरकार की संपत्ति जो आवश्यक रूप से लोग के उपयोग के लिए होती है, आवश्यक रूप से, और सरकार एक बहुत ताकतवर इंस्टीट्यूशन, आप उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब आप व्यवस्था का सम्मान करने वाले ये भी नहीं, और व्यवस्था से आपको कोई डर ये भी नहीं लगता है, या आप व्यवस्था की चिंता नहीं करते। इसलिए यहां पर आपके लिए थोड़ा गंभीर दंड पीछे की अपेक्षा होना चाहिए, तो उसने बढ़ाया दंड और कहा 1 वर्ष। उसके बाद एक सीधी बात है कि जितनी कीमती चीज हो उतना ही आपको उसे नुकसान करने से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कीमती होगी तो किसी कारण से होगी ना, या तो एंटीक होगी, यूनिक होगी, ये कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से उसकी कोई कीमत है। और आप अपनी ईर्ष्या के कारण, क्योंकि संपत्ति को क्षति आप 2 ही कारणों से पहुंचाएंगे, ठीक है ना। उसने कहा कि लोग को या व्यक्ति को, ठीक है। एक चीज इसमें और भी है, कहता जो कोई इस आशय से संभाव्य जानते हुए, ठीक है, तो आप कीमती चीज को साशय नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये समझ रहे थे शायद आशय संभाव्य जानते हुए, ये नहीं लिखा है, दिमाग में नहीं रहा, तो हमें लग रहा शायद मेंसरिया भी इसमें नहीं है, लेकिन मेंसरिया है आशय और ज्ञान के रूप में। तो जब आपकी ईर्ष्या इतनी बढ़ रही है कि आप कीमती चीजों को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे हैं, दूसरे को 20,000 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए से कम इतना नुकसान आप संपत्ति के को रिष्ट पहुंचाकर करने वाले हो, तो फिर आपको दी गई सजा की गंभीरता और मात्रा बढ़नी ही चाहिए। तो उसने 2 साल ये सजा कर दी, और उसके बाद
फिर अगर 1 लाख से ज्यादा का नुकसान आप कर रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए या उससे अधिक रकम की हानि या नुकसान कारित करेगा, यानी 1 लाख से लेकर और अनंत तक, तब फिर चूंकि मामला सिर्फ सांपत्तिक नुकसान का ही है और आदमी की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति इसके कारण किए गए नुकसान का मसला है, ठीक है, इसलिए 5 साल की सजा विधायिका ने सफिशिएंट मानी है इन मामलों में। तो उसने कहा 5 साल या जुर्माने से या दोनों से। ये जो आपका 3, 4 और 5 ये पूर्व में नहीं थे और छठा सबसेक्शन भी नहीं था। छठा 440 था आईपीसी में, हो सकता हो, हमें याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अगर था तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो 4 हटा दीजिए, शेष है, क्योंकि बेर के संबंध में कोई मुंह पकड़ने वाली बात ही नहीं, वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप बेर उठाइए देख लीजिए, ठीक है। और सबसेक्शन 6 ये भी नया जोड़ा है। इसमें आपकी ईर्ष्या की प्रवृत्ति इतनी बड़ी है कि आपने यह भी तय किया कि अगर आपको कोई रोकने आएगा आपकी मनमर्जी करने से, तो आप उससे निपटोगे भी शारीरिक स्तर पर। इसलिए आपने विशेष प्रकार की तैयारी की है। जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की अथवा मृत्यु का या उपहति का या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, ठीक है, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। यानी रिष्टि करते समय आपने उपरोक्त प्रकार की तैयारियां यदि की तो इस बात का कोई मतलब नहीं कि आप कितने रुपए मूल्य की संपत्ति की रिष्टि करने वाले हो या आपके द्वारा की गई रिष्टि से संपत्ति को जो नुकसान होगा उस नुकसान की अनुमानित कीमत क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि आप एक विशेष प्रकार की तैयारी कर रहे हो। आपने मृत्यु का या उपहति का, ठीक है, या सदोष अवरोध का भय कारित करने का या, ठीक है, उसे करने की तैयारी करनी है, तो फिर आपकी जो दुष्टता और दोषिता है वो इस बात की मांग करते हैं कि अब आप अपने कृत्य से, अपने कार्य से कितने रुपए मूल्य की क्षति किसको पहुंचाना चाहते हो, इसका ध्यान ही ना रखा जाए। तो वो चीज यहां दिखाई दे रही है। फिर रिष्टि की कीमत यह हट गई, इसका कोई मतलब नहीं बचा। जो कोई रिष्टि करेगा इन तैयारियों के साथ उसे 5 साल की सजा ये मिलेगी, ऐसा यहां प्रावधानित किया है, ठीक है। आगे ये सेक्शन पहले से ही थे, कहता जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि, जीव जंतु को संपत्ति ही माना है। हालांकि इससे हम बहुत सहमत नहीं हैं कि जीव जंतु को संपत्ति माना जाए। तुम भी तो जीव जंतु हो, ठीक है, तुम में ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम स्वयं को जीव जंतु से अलग करके उसके लिए कोई, ठीक है, अलग ढंग की शब्दावली का इस्तेमाल करो। मेरी आपत्ति इस पर है, मेरी आपत्ति इस पर नहीं है कि जो है जीव जंतु को मारने पर सजा कम है, वो होनी भी चाहिए, ठीक है, जीव जंतु को मारने पर सजा होनी चाहिए, लेकिन कमी होनी चाहिए मानव की अपेक्षा, ये ठीक भी है। मेरी आपत्ति इस पर कि जीव जंतु को संपत्ति क्यों मान रहे हैं? संपत्ति का मतलब तो हुआ बेजान, ठीक है, संपत्ति का अर्थ बेजान है, निर्जीव है, और इसका अर्थ यह हुआ कि इसे बनाने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल संवेदनहीन है,
क्योंकि संपत्ति को दर्द नहीं होता, ठीक है, दर्द नहीं होता, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होता। तो जीव जंतु को आप संपत्ति इस चैप्टर में क्यों रख रहे हैं? आप अलग से कोई सेक्शन बना देते कि साहब, जैसे आपने मानव शरीर के विरुद्ध अपराध ये चैप्टर बनाया, ऐसे आप जीव जंतुओं के विरुद्ध अपराध ये चैप्टर बना देते हैं, उसमें सजाएं आप यही रख देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में उसे शामिल करके अपनी संवेदनहीन दृष्टि का परिचय दिया है। क्योंकि जीव जंतु को अगर विकलांग बनाओगे उसे पीड़ा नहीं होगी। जीव जंतु को आप विष दोगे तो क्या आराम से मरेगा? पीड़ा तो उसे होगी। तो आप उसे संपत्ति के चैप्टर में कैसे रख सकते हो? ठीक है, आप कहोगे पुराने जमाने से जीव जंतुओं को संपत्ति ही माना गया। कई जगह लिखा है कि गोधन, गजधन, बाजधन, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां संपत्ति दूसरे संदर्भों में माना गया। ठीक है, व्यक्ति की संपन्नता का प्रतीक माना गया था कि उसके पास बहुत सारे जानवर हैं, क्योंकि उसे खिलाएगा पिलाएगा तो उस यानी व्यक्ति की संपन्नता के दृष्टिकोण जानवर संपत्ति है ये नहीं। ठीक है, व्यक्ति सामर्थ्यवान है इस रूप में उसे देखा गया था। उसके पास संपत्ति होगी तभी जानवर रख पाएगा, इस संदर्भ में उसे देखा गया था। लेकिन फिलहाल विधायिका ने जब इसे संपत्ति के चैप्टर में रख दिया तो माना जाएगा। और फिर ऐसे लोगों से उम्मीद भी क्या करना कि क्या बना हुआ है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स, जिसने मानव को भी कोयले के समान और खनिजों के समान एक संसाधन मान लिया हो। भाई ये तो वो युग है जिस युग में मानव को भी संसाधन माना है और मानव संसाधन के विकास के लिए पूरे मंत्रालय की स्थापना है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। तो जहां मानव को संसाधन मान लिया गया है तो वहां जानवरों को संपत्ति भी मान लिया गया, तो बहुत आश्चर्य नहीं किया जा सकता। भाई कोयला एक संसाधन है, पेट्रोल एक संसाधन है, खनिज एक संसाधन, वो मानव वो भी एक संसाधन है। तो मानव के साथ संसाधन के समान व्यवहार करना, जिस युग में ऐसा होता हो तो उस युग में जानवरों को संपत्ति मान लिया जाए तो बहुत छोटी बात है। तो कहता है कि जो कोई किसी जीव जंतु को वध कर, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष की हो सकेगी, इसको बढ़ाया है। पहले ये सजा इतनी नहीं थी, पहले शायद 2 साल या ऐसे ही सजा थी, अब इसमें 5 साल कर दी। और चलिए यहां तो कुछ सद्भावना और सदाशयता प्रदर्शित हुई है कि जानवर में भी जान है। तो अगर आप इतने निर्दयी हो, क्योंकि अगर आप निर्दयी नहीं हो तो विष नहीं दे सकते, आप उसे विकलांग नहीं बना सकते। ठीक है, उसे निरुपयोगी बनाने के लिए उसे पीड़ा आप नहीं पहुंचा सकते, इतने निर्दयी तो हो ही। तो आप ईर्ष्यालु भी हो और निर्दयी भी हो, और साथ ही साथ एक निकृष्ट कोटि के व्यक्ति भी हो कि बेजुबान, जो अपनी पीड़ा कह भी नहीं सकता, जो कुछ बता ही नहीं सकता, आप उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो तो 5 साल की सजा आपको मिलनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो कहता है कि यह जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जीव जंतु इसकी डेफिनेशन क्लास में दे रखी है। इस जीव जंतु की वही डेफिनेशन यहां स्वीकार होगी जो वहां दे रखी है। ठीक है, और जीव जंतु किसी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के यहां नहीं है, इससे प्रत्येक जीव जंतु माना जाएगा। ठीक है, कहता जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। ठीक है, अच्छा फिर कहता क्षति, जल प्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।
ठीक है, अब आपने दृष्टि करने के विशिष्ट तरीके ये इस्तेमाल किए। ठीक है, सबसे पहले क्षति पर बात हुई, सबसे पहले दृष्टि पर बात हुई, फिर दृष्टि आपने किस संपत्ति की है, स्थानीय प्राधिकरण या सब, ठीक है, सरकारी संपत्ति की, साथ में अन्य संपत्ति की भी की, लेकिन इसकी की। फिर कीमत पर बात आई, 20,000 से लेकर 1 लाख तक, फिर 1 लाख से ऊपर की बात आई है, फिर विशेष तैयारियों के साथ दृष्टि यह हुआ, और फिर जीव जंतु को विकलांग बनाने आदि के द्वारा दृष्टि, यह बात आई। अब आपने दृष्टि का विशेष तरीका यह इस्तेमाल किया। कैसे? कहता है क्षति, जल प्लावन, अग्नि, यह विस्फोटक पदार्थ। तो दीज आर द स्पेसिफिक मेथड्स, दीज आर द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जिनके द्वारा आप दृष्टि कर रहे हैं। तो आपके द्वारा इस्तेमाल जो उपकरण है, आप उपकरण तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उपकरण उसे कहते हैं जो हाथों की जगह काम करें। ठीक है, करण, ठीक है, ये हिस्सा आपके हाथों का बोला जाता है, और उपकरण यानी जो इनकी जगह पर काम करना शुरू कर दिया है, जैसे डंडा, लाठी, आप किसी को हाथ से मारोगे, लाठी से मारा, तो लाठी उपकरण है, तो उपकरण तो नहीं कहना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन फिर भी क्षति, जल प्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा दृष्टि करेगा जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए या मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं के जो संपत्ति है, अब इस लाइन पर हमें बड़ी आपत्ति होती है, उन जीव जंतुओं की जो संपत्ति है, जीव जंतु संपत्ति का है बात का, ठीक है, लेकिन कहता है जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं की जो संपत्ति है, नहीं गाय भैंस इन सबको संपत्ति मानते हैं, ऊंट, हाथी, ठीक है, खाने या पीने के या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जल प्रदाय में कमी कारित होती है। किसी विनिर्माण को चलाने के जल प्रदाय में, यानी पंचक्की है या कोई चीज है जिसे पानी से चलाया जा रहा है और एक स्पेसिफिक मात्रा में पानी आना चाहिए, तभी वो विनिर्माण, वो मैन्युफैक्चरिंग का जो चीज है वो चल सकती है, और आप उस जल प्रदाय में कमी किए दे रहे हैं तो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलाने के जल प्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी। अंतर यही है, यहां जीव जंतु जो संपत्ति समझे जाते हैं, ऊपर जीव जंतु ये लिखा है। ठीक है, ऊपर उसने कुछ ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि जो कोई किसी जीव जंतु को वध कर ले, किसी जीव जंतु को, और नीचे उसने कहा कि वे जीव जंतु जो संपत्ति समझे जाते हैं। ठीक है, फर्क आ गया है, किसी जीव जंतु, इसलिए क्योंकि आप में मानव होने पर इतना तो उम्मीद आपसे की जाती है कि आप किसी को पीड़ा तो न दो, ठीक है, लेकिन आप, ठीक है, ऊपर पीड़ा दे रहे हो। ठीक है, तो कोई जीव जंतु, कोई जीव जंतु, लेकिन नीचे मामला क्या है कि कृषि प्रयोजनों के लिए मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं के जो संपत्ति समझे जाते हैं। अब एक स्पेशल डिस्क्रिप्शन है, साथी मानव प्राणी आ गए हैं और कृषि प्रयोजनों के, इनके खाने या पीने या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने की जल प्रदाय में कमी कारित होती, यह कमी कारित होना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से। अब यहां आपने किया क्या, यहां सिर्फ पानी में कमी कर दी, जितना चाहिए पानी, ठीक है, उन पशुओं के पीने के लिए जो संपत्ति समझे जाते हैं, स्वयं पशुओं को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं किया। ठीक है, एक है डायरेक्टली नुकसान करना, ऊपर डायरेक्टली नुकसान आप कर, नीचे डायरेक्ट नुकसान आपने नहीं किया। ठीक है, आपने जल प्रदाय में कमी कारित की है या कोई ऐसा काम किया है जिससे कमी कारित होना संभाव्य है। ठीक है, फिर कहता है या जिससे किसी लोक सड़क,
पुल, नाव, नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव जल सरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए। यह बना दिया जाना संभाव्य जानता हो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष की हो सकेगी। अब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे डायरेक्ट किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे आप, लेकिन इनडायरेक्ट आपके काम से, यानी ये सेक्शन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से जब आप क्षति कारित कर रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप से जब रिष्टि कारित कर रहे हो, उन रिष्टियों को कहीं ना कहीं दंडित करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे भी आपने इनडायरेक्टली जल प्रदाय में कमी कारित कर दी। उस जल प्रदाय में जो किसी विनिर्माण को चलाने के प्रयोजन से उपयोग हो रहा है, या उन जीव जंतुओं के जो संपत्ति समझे जाते हैं, उनके पीने आदि के पानी की व्यवस्था करने के लिए, या मानव प्राणियों के कृषि प्रयोजनों के लिए जो जल प्रदाय चाहिए, उसमें आप कमी कर रहे हो, या ऐसा काम कर रहे हो उससे कमी होना संभाव्य प्रतीत हो रही है। और यहां भी इनडायरेक्ट है मामला, क्योंकि आपने क्या किया, लोक सड़क, पुल, ठीक है, नाव्य, ठीक है, नाव्य नदी यानी जिसमें नाव चलाई जा सके, नाव्य नदी, या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जल सरणी, उसे यात्रा के लिए या माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या तो ऐसा किए दे रहे कि उसमें फिर हो ही नहीं सकता, ना तो वो सड़क चलने की योग्य बची, ना वो पुल चलने की योग्य बना, ऐसी ऐसी क्षति आपने कारित कर दी, ना वो नदी, ना वो जल सरणी, या चलने योग्य तो है लेकिन सुरक्षित नहीं रही, और अगर सुरक्षित भी है तो जैसी जितनी सुरक्षित पहले थी उससे कम सुरक्षित हो गई, या कम निरापद बना दिया जाए, या बना दिया जाना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अक्सर आप सुनते रहते हैं, ठीक है, कि क्या आपने किया, ट्राली सड़क पर छोड़ दी और घर चले गए, लोग आ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर जा रहे हैं, आपने ऐसा करके कोई ना मरे, कोई ना मरे, कोई ना एक व्यक्ति ना मरे, लेकिन आपने ये जो 326, ठीक है, खाखंड 1B है, कितना है, नहीं 326 खाखंड, इसके अंतर्गत अपराध कर दिया, क्योंकि आपने सड़क को कम निरापद बना दिया, जितनी वो सुरक्षित पहले थी अब उतनी सुरक्षित नहीं बची। जीटी रोड पे आपने अवैध कट लगा रखे, ठीक है, आप निकल के उसमें आ रहे हैं, तो आप तो आओगे, आप तो नीच हो, आपको बचाने के चक्कर में वो मरेंगे जो निर्दोष है, ठीक है, तो आप जैसे ही कट लगा रहे इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी लोक जल निकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित हो जाए, या होना वह संभाव्य जानता हो, वो दोनों में से किसी बात के कारावास है। नाला बह रहा है, बंद कर दिया, बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि तुम्हारा घर पास में था। अक्सर फैक्ट्री मालिक ये करते हैं, बंद कर दिया, नाला ही बंद कर दिया, अब नाला बंद हो गया, कॉलोनी में पानी भर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, किसी लोक जल निकास, या तो क्षतिप्रद कोई काम किया या नुकसानप्रद जल प्लावन, ये ठीक है, बाधा से कारित कर दिया, तो आप इन सेक्शन में दंडित होंगे आगे, ठीक है। फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी दीप ग्रह को या समुद्री चिन्ह के रूप में उपयोग में आने वाले प्रकाश या किसी समुद्री चिन्ह या बोया, हमारे में तो है, ये गलत लिखा होगा, फिर हम इधर अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी साइन और सिग्नल यूज फॉर नेविगेशन ऑफ रेल एयर, अब हिंदी में गलत लिखा हुआ, अंग्रेजी में सही लिखा है, ठीक है। तो कह रहा है डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी साइन और सिग्नल यूज फॉर नेविगेशन ऑफ रेल एयरक्राफ्ट और शिप or other thing placed as a guide for navigators, or by any act which renders any such sign or signal less useful as a guide for navigators shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine, ठीक है, or with both।
तो रेल के सिग्नल है या कोई ऐसी चीज है जो हवाई जहाज के या पानी के जहाजों के सफल संचालन के लिए सिग्नल के रूप में उपयोग की जाती है, उसे या तो नष्ट कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो कि वो सिग्नल आदि के रूप में कब उपयोगी हो जाए, तो आप 7 साल की सजा से इसमें भी सजा बढ़ाई है, सजा इन सब में बढ़ाई है। ठीक है, और ये बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अगर इनको नुकसान पहुंचाया जाए तो व्यक्ति नहीं बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इन मामलों में सजा ज्यादा होनी ही चाहिए। अच्छा, फिर कहता है जिससे लोक सेवक, आपको ऐसा काम करना जिससे लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा ऐसा कोई कार्य करने द्वारा जिससे ऐसा भूमि चिन्ह ऐसे भूमि चिन्ह के रूप में कम उपयोगी बन जाए, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके बाद 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। जब चकबंदी वगैरह होती है, ठीक है, तो पत्थर के वो गड़ाते हैं, यहां आप कैंट में चले जाएंगे बहुत जगह आपको गड़े मिलेंगे कि ये यहां तक कैंट की जमीन है, बाउंड्री वाल नहीं बनाई जाती, उन्होंने नापी, यहां पर एक पत्थर ऐसा लगा दिया, उस पर लिखा हुआ है कि ये यहां तक कैंट है। ठीक है, अब उसी से सीधा नाप लिया जाएगा उधर। ठीक है, तो पैसा कम खर्च होगा भाई, बाउंड्री वाल आप बनाते घूमो तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो और सरकार जब कोई पैसा खर्च करती तो उसका ठीक है नुकसान या उसका बोझ तो जनता ही पर पड़ता है, तो क्या करते हैं भूमि चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा कोई भूमि चिन्ह लगा है, उसे आप उखाड़ के फेंके दे रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहा है, यह भूमि चिन्ह के रूप में वो उसकी उपयोगिता कम हो रही है। उसे रगड़ दिया, उस पर जो लिखावट है कि यहां तक कैंट की जमीन है वो तो मिट गया, पता ही नहीं लग रहा कि ये जिसने गाड़ा था वो तो मर जाएगा, चला जाएगा, 100 साल बाद जरूरत पड़ रही कहां तक कैंट की जमीन है, नापते घूमो, क्योंकि उस पर तो कुछ लिखा ही नहीं मिल रहा, जिन लोगों ने लगता देखा तो वो भी नहीं है, जिनने लगाया तो वो भी नहीं है, तो ये पत्थर भूमि चिन्ह है, ये पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो आपको अगर आप ऐसा करोगे तो 5 साल की सजा। ठीक है, फिर कहता है जिससे किसी संपत्ति को, जहां तक की संपत्ति कृषि उपज नुकसान कारित करने के आशय से या ये संभाव्य जानते तद द्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, बस दोनों में से आप कृषि उपज को, ठीक है, संपत्ति जो कृषि उपज है, कृषि उपज संपत्ति का वह विशेष प्रकार है जिसे नष्ट करने पर व्यक्ति के सामने खाने की समस्या ये भी उत्पन्न हो सकती है, और उसी वर्ष नहीं अगले वर्षों में भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हो सकता है बीज भी उसी में शामिल हो। इसलिए कृषि उपज की दशा में, और आप कर क्या रहे हो, अग्नि से या विस्फोटक पदार्थ से, ठीक है, उसे नुकसान पहुंचा रहे हो, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाने पर उसके बचने की संभावना और भी कम हो जाती है। तो ऐसी दशाओं में आपको गंभीर दंड मिलना चाहिए, तो 7 साल की सजा कह रहा है। ठीक है, अब विशेष स्थान में, अब स्थान विशेष आ रहा है, ये पहले 436 होता था, ऊपर वाला 435 होता था, और क्रमानुसार बढ़ते चले जाएंगे तो 434, 33 ऐसे करके मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 436 होता था, जो अब जी खंड है या छा खंड है, किसका, 326 का, कहता है कि जिससे किसी ऐसे निर्माण का, ऐसे शब्द आ गया, इसका मतलब निर्माण विशेष है, प्रत्येक निर्माण का नहीं, कहता है जिससे किसी ऐसे निर्माण का जो मामूली तौर पर उपासना स्थल इसके रूप में या मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, वो खाली निर्माण है, और उसमें आपने अग्नि से या विस्फोटक पदार्थ से दृष्टि की, इसके कारण से आप 326 सेक्शन जी, सब सेक्शन जी, इसमें दंडित होने योग्य हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। निर्माण
जो है जिसे आपने अग्नि द्वारा या फिर विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि पहुंचाई है या जिसमें आपने रिष्टि की है, वो या तो मानव निवास के रूप में या उपासना के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा, इसे सुरक्षित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए उपयोग में आता हो, जब उसमें आप, ठीक है, अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि तत्व द्वारा ये निरुपयोगी बनाने, ठीक है, या उसमें क्षति करने या उसमें तब्दीली, ऐसी तब्दीली करने जिससे वो मानव निवास के रूप में कम उपयोगी बन जाए, उस प्रकार की क्षति की बात नहीं कर रहा, ये सीधे नाश की बात कर रहा है। यानी सीधे आप उस निर्माण को नष्ट ही कर रहे हैं, या आप संभाव्य जानने को नष्ट हो जाएगा, तो आपका कृत्य अत्यंत गंभीर कोटि का है। और जो अत्यंत गंभीर कोटि का है तो उसके लिए, ठीक है, आपको गंभीर दंड मिलना चाहिए। इससे आजीवन कारावास या ऐसी सजा जो 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, इससे आप दंडित होंगे, या जुर्माने से, और अच्छा या नहीं है, पीछे या भी था, पीछे या था कई सेक्शंस में, अब और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा, और कृषि वाले मामले में भी और है, ठीक है ना, कृषि वाले मामले में भी और है, और बाकी ऊपर या है, ठीक है ना, यहां 2 जगह और आ गया है, यानी जुर्माना रहेगा ही रहेगा, सजा रहेगी ही रहेगी, ऊपर या जुर्माना ऐसे आया है, यानी कारावास या जुर्माना या दोनों। कोर्ट को ज्यादा विवेकाधिकार दिया, यहां ज्यादा कोर्ट को विवेकाधिकार नहीं दिया है। आप ऊपर तो ये कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जुर्माना देकर कारावास अधिनिर्णित न करें, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां कारावास प्लस जुर्माना दोनों अधिनिर्णित किए ही जाएंगे, ठीक है। तो ये अधिक कठोर प्रोविजन दिखाई दे रहा है। फिर कहता है रेल वायुयान तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से रिष्टि, इसमें रेल वायुयान ये जोड़ा गया है। पहले इसमें रेल या वायुयान नहीं थे, पहले जो था तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान, ठीक है, यानी 2 जलयान में 2 कैटेगरीज हो गई। अगर तल्लायुक्त है, ठीक है, तो उसकी जो भार वहन क्षमता है उसके बारे में कोई बात नहीं कही है, ठीक है। जो तल्लायुक्त नहीं है उसके बारे में कहा 20 टन बोझ वाले जलयान, और जलयान की डेफिनेशन पीछे दे रखी है, ठीक है। जो मानव या संपत्ति के प्रवहन के लिए चीज उपयोग में आ जाए उसे जलयान कहेंगे। तो अगर तल्लायुक्त है तो उसकी भार वहन क्षमता कितनी है इससे मतलब नहीं, वो 20 टन भी हो सकती है, 50 टन हो सकती है, और 1 टन भी हो सकती है, लेकिन तल्लायुक्त है, बात खत्म हो गई। और तल्लायुक्त नहीं, ठीक है, तो फिर उसकी क्षमता 20 टन वजन ढोने की होनी चाहिए, तब इस सेक्शन से मामला गवर्न होगा। और रेल और वायुयान है तो उसकी भार वहन क्षमता के बारे में कोई बात की ही नहीं, ठीक है। कहता जो कोई किसी रेल वायुयान तल्लायुक्त जलयान या 20 टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत माने ऐसा जिसमें नुकसान हो सकता है, या सापत बना देने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए तदत द्वारा उसे नष्ट करेगा, सापत बना देगा, उस रेल वायुयान या जलयान की रिष्ट करेगा, वह दोनों में से किसी बात कारावास है जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। और सबसेक्शन 2 में यही काम आप किससे कर रहे हो, अग्नि से या विस्फोटक पदार्थ से, तो फिर मामला अधिक गंभीर हो जाता है। जब आप तल्लायुक्त जलयान, रेल, वायुयान
या ऐसा जलयान जो 20 टन बोझ ले जा सकता है, उसमें अग्नि से या विस्फोटक पदार्थ से दृष्टि कर रहे हो तो फिर मामला अधिक गंभीर है और तब आपको आजीवन कारावास या 10 साल की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, ये आपका पहले भी था, आज भी, और पहले ये सेक्शन भी मौजूद था, आज भी है। 328 चोरी आदि, चोरी आदि लिखा है उसमें। ठीक है, तो चोरी आदि शब्द का प्रयोग किया। अब आदि शब्द का क्या अर्थ लगाया जाए, समस्या हो गई ना। कह रहा है कि चोरी आदि, तो आगे पूरा सेक्शन देखना पड़ेगा। कहता है जो कोई किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अंतर्विष्ट किसी संपत्ति की चोरी करे या बेईमानी से ऐसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे या इस आशय से कि ऐसी चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए। ठीक है, चोरी या बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए। ठीक है, उसने संपत्ति का दुर्विनियोग, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने ये कहा चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, ये शब्द लिखे हैं। इसे आपराधिक दुर्विनियोग तक सीमित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसमें फिर संपत्ति से संबंधित सारे अपराध आएंगे, संपत्ति के आपराधिक न्यासभंग को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि वहां संपत्ति स्वयं दी जाती है। आपका जो वो सीबीआई वाला पेपर आया उसमें वो भी बना है आपराधिक न्यासभंग पर भी, और उसी पे हमने आपको जब हम पढ़ा रहे थे संपत्तिक अपराध, तो हमने कहा था कि कुछ करना ही नहीं है, हमेशा सांपत्तिक अपराधों में सिर्फ ये देखना है कब्जा कैसे ट्रांसफर हो। कोई बता रहा था कि बड़ा लेंथी पेपर था, मैं बहुत ही गुस्सा उस पर आई। 120 मिनट आपके पास थे, 120 सवाल आपको करने थे, जिनमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पर तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं था जो आपको यहां बताया ना गया हो। अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसा एक भी सवाल ही नहीं था। 2-3 सवाल हम मान सकते ऐसे थे। एक केसला था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो केसला भाई हम लेटेस्ट था, इसलिए बताया नहीं। मतलब हम कोई केसला पढ़ते थोड़ी रहते, बाकी कोई प्रश्न ही नहीं था उसमें, देखते ही अंदाज आ रहा था ये 30 सेकंड 20 सेकंड लगने चाहिए थे। धारा 13 पे सवाल बना हुआ, एविडेंस की पुरानी जो धारा 11 है। अरे देखते ही पकड़ में आ रहा कि ए वाला है बी, ठीक है, सी वाला है बी, बीच में नहीं है। ठीक है, सीधे वहां लिखता है कि वे सभी तथ्य सुसंगत हैं। ठीक है, वे सभी उदाहरण सुसंगत हैं जिनमें उस अधिकार या रूढ़ि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अनुज्ञात किया गया था या अननुज्ञात किया गया था, इसी पे बना हुआ सवाल। अब आप ये भी बता रहे हो कि लेंथी है, फिर क्या कहा जाए, तो कौन सा पेपर आएगा, क्या कोई आसमान से उतरेगा, क्या क्या मतलब है। ठीक है, जब बताओ तो सुनो मत और उसके बाद ऐसी बातें करो, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। ठीक है ना, तो यहां संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग नहीं आएगा, क्योंकि संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग में हमेशा चीज दी जाएगी, लेकिन डकैती आ जाएगी यहां। ठीक है, डकैती आ जाएगी या उद्दापन भी आ जाएगा कि धमका कर लिया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए उस आदि शब्द का, जो कोई किसी जलयान को यह आशय रखते हुए वह उसमें अंतर्विष्ट किसी संपत्ति की चोरी करे, खुद चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, धमका के हम छीन लेंगे। ठीक है, या इस आशय से कि ऐसी चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, यानी जो जलयान पर मौजूद व्यक्ति है वो स्वयं ऐसा, बाहर लोग मौजूद हैं, वो बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग कर सके, चोरी कर सके, इसके लिए जो जलयान पे मौजूद है वो लोग, ठीक है, क्या करें, साक्ष्य भूमि पर चढ़ा देगा या किनारे से लगा देगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, यह दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। इसे समझने के लिए जरूरी है, अगर आप पिछली आईपीसी पढ़ेंगे
ठीक है, तो उसमें जब कमेंट्री पढ़ते हैं तो ये आता है लिखकर इस सेक्शन से पहले कि ये सेक्शन केवल जो समुद्री डकैती थी उसको रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना, समुद्री डकैती या नदियों में पड़ने वाली डकैती, क्योंकि पहले 1860 में जब आईपीसी बनी होगी तब जल के माध्यम से वाटर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, अब भी होता ही है। तो जो शिप पर मौजूद लोग हैं वो बाहर जो चोर डकैत खड़े हैं, जो चोर डकैत खड़े हैं वो शिप को मजबूर कर रहे हैं कि वो जमीन पर लगे आके और फिर वो ये करें। ठीक है, उनके लिए सेक्शन बना था, इसीलिए इसमें आदि लिखा है। और इसमें आपराधिक न्यासभंग को छोड़कर या संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग को छोड़कर चोरी, लूट, डकैती जैसे अपराध आ जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया और इसमें सजा आपको कितनी मिल रही है? 10 साल और जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाएंगे आप। ठीक है, तो यह आपका रिश्ती का अपराध पूरा हुआ। अब हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास पे। ठीक है, तो एक बार फिर हम बता देते हैं कि अब सीपीसी 10 दिन बंद रहेगी। 24 तारीख से जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो इन्हीं 25-26 से सीपीसी शुरू करेंगे। फिलहाल 10 दिन आईपीसी ही करेंगे और हमें लगता है 10 दिन अब नहीं लगने चाहिए आईपीसी में, अगर भगवान जी की कृपा रही तो 10 दिन में आईपीसी कंप्लीट भी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, बाकी बात कल देखेंगे, करेंगे।